पर बिहार में भरेंगे हुंकार, नवादा लोकसभा में होगी सीएम की जनसभा। सीएम योगी ने संकल्प पत्र पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली बिल जीरो करने पर जोर, संकल्प पत्र युवा, महिला, गरीब, किसान के हित में, पेपर लीक पर बढ़ेगी सख्ती। बसपा अध्यक्ष मायावती आज 2 जिलों में करेंगी रैलियां, मुरादाबाद और पीलीभीत में प्रचार करेंगे मायावती। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। रामनवमी पर 25 लाख से ज्यादा आएंगे श्रद्धालु, 7 जोन और 39 सेक्टर में अयोध्या को बांटा, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे में हर गतिविधि पर पैनी नजर। यूपी के 25 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेंगी, ललितपुर में सबसे अधिक 35.7 नंबर 7। आप देखते हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। कासगंज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एटा लोकसभा सीट से प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। भाजपा प्रत्याशी राजवीर सिंह के समर्थन में जनसभा, कासगंज कलेक्ट्रेट पर नामांकन करेंगे राजवीर सिंह। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा, कासगंज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एटा लोकसभा सीट से प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। एटा लोकसभा सीट से प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, इरफान सोलंकी मामले में जल्द आएगा फैसला। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मामले में 19 या 20 अप्रैल को आएगा फैसला। इरफान सोलंकी मामले में जल्द ही आएगा फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट में आएगा फैसला। मामले में 19 या 20 को आएगा फैसला। इरफान सोलंकी मामले में जल्द ही आना है फैसला। मामले में 19 या 20 को आएगा फैसला। इरफान सोलंकी मामले में जल्द ही आना है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट में आना है फैसला। कुछ ही देर में अगली नई तारीख बताई जाएगी। मामले में 19 या 20 को आएगा फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट कुछ देर में देगी फैसले के लिए अगली तारीख। 19 या 20 तारीख तक आएगा फैसला।
लखनऊ से खबर जहां पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट अपना दल लड़ेंगे चुनाव, कबीराबादी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। दोनों ने मिलकर बनाया पीडीएम संगठन, 2 अन्य पार्टियां भी मिलकर लड़ेंगी चुनाव। जल्दी गठबंधन से प्रत्याशियों की होगी घोषणा, 30 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की चल रही है तैयारी। दोनों ने मिलकर बनाया पीडीएम, दोनों पार्टियां भी मिलकर लड़ेंगी चुनाव। दो अन्य पार्टियां भी मिलकर लड़ेंगी चुनाव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से पीडीएम का नया गठबंधन बना था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अपनी कबीराबादी ने मिल के जो है एक संगठन तैयार किया, और उसमें 2 अन्य छोटे दल भी जो है तमाम जो उसमें शामिल किए गए। उन्होंने जो है एक संगठन के माध्यम से अपने इस लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही थी। अब वही ये तय हुआ है कि जो ओवैसी के जो कैंडिडेट है वो एआईएमआईएम के सिंबल के चुनाव न लड़के अपना दल कबीराबादी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और लगभग जो है 3 दर्जन सीटों पे वो अभी प्रत्याशी उतारने। हालांकि पश्चिमी यूपी में पहले चरण का जो है नामांकन समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण का भी अंतिम दौर में है, लेकिन अब जो है जैसे जैसे चुनाव जो है अपने इधर बुंदेलखंड और जो है अवध की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कबीराबादी की कृष्णा पटेल ने तय किया है कि अब जो है लगभग 3 दर्जन सीटों पे प्रत्याशी उतारने चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे वो हमारे सिंबल पे न चुनाव लड़के वो अपना दल कबीराबादी के ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 2 अन्य पार्टियां भी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अपना दल कबीराबादी के सिंबल पर ही लड़ा जाएगा चुनाव। 2 अन्य पार्टियां भी मिलकर लड़ेंगी चुनाव। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर पहुंचे रायबरेली, सरकार की नीतियों के बारे में कराया अवगत। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर मीडिया से रूबरू हुए, सरकारी योजनाओं की कराई गिनती। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर योजनाओं से कराया रूबरू। सरकारी योजनाओं की कराई गिनती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? मंत्री जी द्वारा योजनाओं से रूबरू कराया गया जनता को। जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक जा रहा है, सियासी गलियारे में जो राजनीति वो चरम पर ही पहुंचती जा रही है। ऐसे अगर आप बात करें तो सहकारिता मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर और रायबरेली पहुंचे और एक प्रेस वार्ता करके जो है सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उन्होंने समझाई। तो जिस तरह से जेपीएस राठौर और रायबरेली पहुंचे और जो है योजनाएं है सरकार की उनको भी उन्होंने गिनाया और संकल्प पत्र में चीजें जो लागू हुई है उनको मीडिया के द्वारा दिया। बिल्कुल मनीष, अगर हम बात करें तो देखिए रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है, तो क्या लगता है किस तरीके का समीकरण यहाँ बनता नजर आ रहा है? कांग्रेस का गढ़
रहा है और इस पर कांग्रेस अभी तक राज करती चली आ रही है। लेकिन इस कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने के लिए जो भाजपा ने जो राजनीति की है, जो जिस तरह से अभी तक कोई भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया गया है, न ही कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित किया है। वही रायबरेली जो पहुंचे जेपीएस राठौर, जब उनसे इस सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि राहुल इस समय वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं और जैसे ही वायनाड का चुनाव खत्म होगा कांग्रेस अपना प्रत्याशी रायबरेली में घोषित कर देगी। लेकिन भाजपा इनके चुनाव होने से पहले ही, उनके प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही रायबरेली में भाजपा अपना एक नया प्रत्याशी घोषित करेगी। अब देखने वाली ऐसी बात ये होगी कि जिस तरह से रायबरेली एक गढ़ कहा जाए राजनीति का, तो सबकी जो निगाहें हैं वो रायबरेली पर ही टिकी हुई, क्योंकि अभी दोनों प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस का रहे चाहे भाजपा का, अभी कोई प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर अपनी ताल ठोक रही है, लेकिन प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं रायबरेली में। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के अनुपालन और चुनावी शुचिता पर निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार जोर दिया जा रहा है और इसी क्रम में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भ्रामक समाचारों पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कलेक्ट्रेट में मीडिया प्रवर्तन एवं निगरानी समिति की स्थापना की गई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब पर नजर रखने के लिए पुलिस में साइबर पेट्रोलिंग, कम्युनिटी पुलिस में हाथबाज बारी, फिलहाल साइबर सेल के माध्यम से सोशल मीडिया साइबर पेट्रोलिंग का काम किया जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने एक तरफ मतदाता जागरूकता रैली निकाली तो वहीं दिव्यांगजनों के लिए वोट का अधिकार भी मांगा। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता जागरूकता रैली के दौरान हाथों में तख्ती लिए हुए थे, जिसमें लिखा था जागो मतदाता जागो, 100% मतदान करो, जागो निर्वाचन आयोग जागो, दिव्यांगों का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करो, आपका एक वोट अच्छी सरकार बना सकता है, मतदान हमारा है, अधिकार लेकर रहेंगे, वोट का अधिकार दिलाओ, अधिकार दिलाओ। जागरूकता रैली मोती झील से हलट अस्पताल, गोलचराहा, पांडु नगर, शास्त्री नगर, सेंट्रल पार्क तक निकाली गई। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मतदान करना ही नागरिक का अधिकार है। मतदान हमारा है अधिकार, लेके रहेंगे। मतदान हमारा है अधिकार, लेके रहेंगे। मतदान हमारा है अधिकार। देखिए, चुनाव चल रहा है और मतदाता जागरूकता रैली समाज को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के द्वारा। हमारी जो रैली है वो दो तरह की है, इसमें दो तरह के मायने हैं। एक तो हम मतदाताओं को जगाना चाहते हैं कि वो जगे और अपने मत का प्रयोग करें। दूसरा, हम निर्वाचन आयोग को भी जगाना चाहते हैं कि वो भी जगह और जो 1 लाख के लगभग दिव्यांग मतदाता बनने से रह गए हैं उनको मतदाता बना के वोट का अधिकार दें। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले आपको खबर अयोध्या से बता देते हैं, जहां पर 17 तारीख को रामनवमी दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करें और राम जन्मोत्सव का आनंद उठाएं। इस यात्री सेवा केंद्र अपने घर में दुकान लगे, अपने मोबाइल पर स्क्रीन पर इसको देखेंगे तो राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या भी नियंत्रित हो जाएगी। व्यवस्था निर्माण होगी और दर्शनार्थियों को अच्छे से अच्छा सुगम दर्शन मिलेगा। सभी समाज परेशानी से बच जाएगा। अभी तक सामान्य रूप से प्रातःकाल 6:30 बजे दर्शन प्रारंभ होते हैं। अब यह विचार किया गया है कि राजभोग दोपहर को 12:30 बजे लेते भगवान को दिया जाएगा। भगवान को वस्त्र बदलना, वस्त्र पहनाना से समय के पर्दे पर 5 मिनट में खुल जाएगा।
और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, हाई टेंशन से निकली चिंगारी ने मचाया तांडव। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, हाई टेंशन से निकली चिंगारी ने मचाया तांडव। गेहूं के खेत में लगी आग। आग ने नींबू के बाग को भी जलाकर किया खाक। आग ने नींबू की बाग को भी जलाकर किया खाक। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। गेहूं के खेत में लगी आग। हाई टेंशन की निकली चिंगारी से लगी आग। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान को हुआ नुकसान। हाई टेंशन लाइन से ये आग लगी थी जहां पर किसान की पूरी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर हाई टेंशन लाइन की चिंगारी की वजह से गेहूं की फसल हुई जलकर खाक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इसी बात करें तो ये पूरा मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पर जो है हाई टेंशन की लाइन निकली हुई थी और उसी की चिंगारी से वहां पर आग लग गई। आग लगने से जो गेहूं की फसल थी वो लगभग 1.5 से 2 बीघे फसल जलकर राख हो गई है। फिर अगर बात करें तो पास ही में एक आग से जो नींबू की बाग थी उसको भी पूरी तरीके से आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और पूरी आम की बाग जो नीम की थी नींबू की वो जलकर ध्वस्त हो गई है। फिलहाल जैसे ही स्थानीय लोगों को सूचना लगी, स्थानीय लोगों ने आनंद फानन फायर ब्रिगेड को सूचना दी और स्थानीय लोगों की मिलकर फायर ब्रिगेड ने मौके पर जाकर किसी तरह आग पर काबू पाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि हाई टेंशन लाइन से ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने की मौके पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और सीधे आपको बिहार के औरंगाबाद ले चलते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बहन और भाइयों को उपलब्ध करवाना, उनके रहने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो सुविधा मिली थी उस समय लोगों ने सराहा था कि वाह, हमें अब लगता है कि ये यूपी और बिहार का मेल किस रूप में है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बढ़ करके और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे।
आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना। और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से। और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं आपके पास। बहनों और भाइयों, बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। और आज आप देख रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं। क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। बहनों और भाइयों, ग्लोबल लीडर के रूप में भारत बनने का मतलब एक आत्मनिर्भर भारत। युवा आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, व्यापारी सुरक्षित होगा, उसका व्यापार फल फूल रहा होगा, दुनिया के अंदर उसकी अपनी धमक होगी, और भारत दुनिया का पिछलग्गू नहीं, दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे रहा होगा। ऐसे भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कि बहनों और भाइयों, जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है, देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के ही लोग हैं। दिया ना इन्होंने समस्या, आतंकवाद की समस्या इन्होंने दी, भ्रष्टाचार की समस्या इन्होंने दी, गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने ही दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी, और समाधान मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है, और इसके लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है, और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी, आपने देखा होगा। वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोच है ही नहीं।
विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। और बिहार के औरंगाबाद से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार।